हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 5th चैप्टर जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, जिसके लास्ट वीडियो में हमने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। हमने जाना था कि इस अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से लागू किया गया और किस तरीके से इसकी समीक्षा भी की जा रही है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं वस्तु एवं सेवा कर, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके बारे में। तो बच्चों, वस्तु एवं सेवा कर क्या है? हम जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लोगों से या फर्मों से या निगमों से लिए जाते हैं। ये जो फर्म है प्रत्यक्ष कर, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रत्यक्ष कर पर जो सरकार है उसका ज़्यादा विश्वास होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट किस पर लगता है, लोगों पर लगता है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें बहुत सारे कर हैं, उनको कंसोलिडेट कर कर एक कर पूरे देश में लागू कर दिया गया और उस कर का नाम है वस्तु एवं सेवा कर। जैसा कि मैंने आपको अधिनियम 2003 राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, उसमें आपको मैंने बताया भी कि जब ये शुरू में लागू किया गया तो बहुत लोगों के द्वारा इसका अपोज हुआ, क्योंकि इसका क्या प्रभाव होगा वो किसी को नहीं पता था। तो इसी तरह से जब वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया तो इसका भी पूरे देश में काफ़ी अपोज हुआ। ये कर के द्वारा क्या होता है, जो करदाता है, जो कि जिनके द्वारा कर दिया जाता है और जिनके द्वारा सरकार के द्वारा, दोनों के बीच में जो कड़ियां होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं और ये एक अप्रत्यक्ष कर का ही प्रकार है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं। ये जुलाई 2017 से लागू किया गया है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है जुलाई 2017 से। उत्पाद को सेवा प्रदायकों से सीधे ही वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति पर लगाया गया एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। थोड़ा सा आप समझिएगा कि जो 2017 से ये लागू किया गया है और इसके बाद वस्तु एवं सेवा कर जो उत्पाद है, जो भी कोई वस्तु उत्पादित होती है वहाँ से जो इसकी सेवा मतलब सेवा लेते हैं और सेवा देते हैं, उनके बीच में सीधे ही वस्तु और सेवाओं की पूर्ति पर लगाया गया कर है। मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो उत्पादित होती है वो विभिन्न चरणों में होकर गुजरती है। जैसा कि हमने राष्ट्रीय का लेखांकन लेसन में पढ़ा था कि विभिन्न चरणों पर क्या होती है, वस्तु उत्पादित होती है, मध्यवर्ती वस्तु होती है, फिर उससे दूसरी मध्यवर्ती वस्तु बनती है, फिर अंतिम वस्तुएं बनती हैं। तो इस प्रकार से हर एक स्टेज पर क्या लगता चला जाता है, उस पर कर लगता चल जाता है, जिससे वस्तु की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है। समझ में आ गया? अब ये वस्तु एवं सेवा कर जब लगाया गया तो इस पर जो वस्तु की जो पूर्ति है उस पर लगाया जाने वाला कर है और हर एक चरण पर जो कर लगने वाला था उसको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, दूसरे चरण में मर्ज कर दिया जाता है, जिससे कर का भार जो उपभोक्ता है उस पर अधिक नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर यह है कि जो उत्पाद को सेवा प्रदायकों से सीधे ही वस्तु और सेवाओं की जो पूर्ति है उस पर लगाया जाता है, ये एकल कर है। मतलब विभिन्न प्रकार के जो कर लगते थे ना पहले, वो सारे कर जिसको कि हम वैल्यू एडेड टैक्सेस वैट भी बोलते थे, तो उसको यहाँ पर खत्म करके ये एकल रूप से, व्यापक रूप से अप्रत्यक्ष कर लगाया जा रहा है। यह गंतव्य आधारित उपभोग कर है। मतलब जो उपभोक्ताओं पर जो कर लगने चाहिए थे, मतलब डायरेक्ट उन्हीं को वसूल, मतलब हर एक स्टेज पे कर लग जाते हैं, तो डायरेक्ट देता कौन है? देता तो उपभोक्ता ही है। अप्रत्यक्ष कर में मैंने आपको बताया भी था कि अप्रत्यक्ष कर का भुगतान कौन करता है? उपभोक्ता करते हैं, क्योंकि उत्पादक क्या करते हैं, अपनी वस्तु की कीमत में उस कर को वसूल लेते हैं। तो गंतव्य मतलब इसका डेस्टिनेशन क्या होता है? उपभोक्ता ही होता है। तो डायरेक्ट ही उस पर लगने वाला क्या है? ये कर है। ठीक है, जिस पर पूर्ति श्रृंखला में आगत कर जमा की सुविधा प्राप्त है। आगत कर जमा, इसका मतलब होता है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी वस्तु होती है वो विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है उत्पादन में और फिर बाद में उपभोक्ताओं पर पहुंचती है, और विभिन्न चरणों पर क्या रहता है, उसमें कर लगते चले जाते हैं। तो ये जो विभिन्न, जैसे एक कोई वस्तु है मध्यवर्ती वस्तु, उससे वो दूसरे उस चरण में पहुंचा तो उसमें क्या होगा, कर शामिल हो जाएगा, फिर दूसरे चरण में पहुंचा, फिर कर शामिल हो जाएगा। तो इस तरीके से उन करणों का जो कर जो दे चुके हैं आगत पर, उस इनपुट्स जो है उस पर कर जमा होते चले जाएंगे और इस प्रकार से जो वस्तु जो फाइनल आएगी उस पर क्या लगेगा? GST लगेगा। आ रहा है बच्चों समझ में? तो यहाँ पर यही है कि जिस पर पूर्ति श्रृंखला में आगत कर की जमा की सुविधा क्या होती है, प्राप्त होती है, इसीलिए हर स्टेज पे जो कर का भार होता है वो उपभोक्ताओं को सहन नहीं करना होता है। ठीक है, ये एक ही प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही दर पर पूरे भारत में लागू करे। सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही प्रकार की जो वस्तु और सेवा है उस पर लगता है और पूरे देश में हर जो भी वस्तु और सेवाओं पर जो दर निर्धारित होती है वो पूरे देश में एक ही दर इसमें वसूली जाती है। ये नहीं कह सकते कि हर एक वस्तु और सेवा हर
हर एक देशों में, हर एक राज्यों में क्या है, उसकी अलग अलग कीमत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कर की दर क्या है, बिल्कुल समान ही होती है। ठीक है, इससे बहुत बड़ी संख्या में केंद्रीय एवं राजकीय करों और उपकरों को मिला लिया गया है। बहुत सारे जो केंद्रीय कर थे, जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते थे या राज्य सरकार द्वारा जो लगाए गए थे, उन सभी को जो मिलाकर ये एक ही कर बना दिया गया है, जिसका नाम है वस्तु एवं सेवा कर, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब क्या है इसने वस्तुओं और सेवाओं पर करों को जो वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री अथवा सेवाओं के प्रदान करने पर लगाए जाते थे प्रतिस्थापित कर दिया गया है। जो अप्रत्यक्ष कर जो कि वस्तु और सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती थी उस पर लगाए जाते थे पहले हर एक स्टेजेस पे, उसको इसने क्या कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है और उसकी जगह ये वस्तु एवं सेवा कर आ गया है। वस्तु एवं सेवा कर लगने से पूर्व की अवधि में अनेकों मध्यवर्ती वस्तुएं सेवाएं जो कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन कर रही थी, प्रत्येक स्तर पर वर्धित मूल्य एवं वस्तु एवं सेवा के कुल मूल्य पर बिना किसी आगत कर जमा के कर लगाए जाते थे। मैंने आपको यही बताया कि हर एक स्टेजेस पे, जैसे कि हम मान लो ये पेन का निर्माण हुआ, तो इस पेन के निर्माण में जो भी मध्यवर्ती वस्तु लगी, जो भी इनपुट्स लगे, उसमें हर एक स्टेजेस पे क्या लगा दिया गया, कर लगा दिया गया। जैसे पेन से पहले इसमें प्लास्टिक बना, तो प्लास्टिक है उस जो क्या हो गई, मध्यवर्ती वस्तु हो गई, तो उस पर कर लग गया। फिर ये किसी फैक्ट्री में गया तो इसने पेन का निर्माण किया, तो उस पर कर लग गया। फिर फाइनल जो गुड्स होता है उस पर भी कर लग गया। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं को बहुत अधिक कर के द्वारा ही क्या मिलती थी, जो उपभोक्ताओं को बहुत अधिक कर के बाद ही उनको उपभोग की सामग्री मिल पाती थी। तो अब यहाँ पर जो विभिन्न स्टेजेस पे जो लगने वाले कर थे, हमने जो सेकंड लेसन उसमें भी पढ़ा था कि क्या होता है कि हर एक स्टेज पर क्या होता है, मूल्यवर्धन होता चला जाता है और उस पर क्या लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया। जैसे कि हम क्या कहते थे, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो ये जो वैल्यू एडिड टैक्सेस, हर किसी वस्तु की जो मध्यवर्ती वस्तु है उसकी जो उसमें क्या होता है, संशोधन होता है, या फिर हम कह सकते हैं उसमें वो कुछ एक उपयोगी वस्तु बनती है, तो उसकी जो वैल्यू बढ़ती है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको यहाँ पर प्रतिस्थापित करके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस लगा दिया गया। और जो हर एक चरण पे जो लगाया जाने वाला कर है उसमें क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया ना ITC, तो वो उसका क्रेडिट जमा हो जाता है, अर्थात उसमें कंपनसेशन हो जाता है और इस प्रकार से फाइनल रूप से GST लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि पहले बिना किसी आगत कर जमा के, पहले नहीं लगते थे बिना किसी आगत कर, जो ITC है वो पहले नहीं लगता था, ये क्रेडिट अभी जमा होता है। ठीक है, कुल मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु सेवाओं पर दिया गया कर सम्मिलित था। मतलब कुल मूल्य जो किसी मान लो इस पेन का मूल्य है, तो इसमें जो भी मध्यवर्ती वस्तु और सेवाएं लगी उन सब के पे जो कर लगा, सबका मूल्य इस पेन में शामिल हो जाता था। पहले ये प्रक्रिया थी। इससे करों का क्या होता था, सोपानन। करों का सोपानन मतलब कर बहुत सारी स्टेजेस पे होकर निकलता था और फाइनल गुड्स बहुत ही महंगी हो जाती थी। वस्तु और सेवा कर पूर्ति के प्रत्येक स्तर पर लिया जाता है। वस्तु और सेवा कर भी क्या होता है, जो पूर्ति की जाती है किसी वस्तु की, मतलब सप्लाई की जाती है। जैसे कि हम बोले कि जो उत्पादक है वो पहले क्या करता है, जो दुकानदार है उसको देता है, दुकानदार किसको देता है, जो उपभोक्ता है उसको देता है, तो उसकी पूर्ति पर ये GST लिया जाता है, ना कि उत्पादन पर लिया जाता है। ठीक है, और पूर्व के स्तर पर दिए गए कर का क्रेडिट अगली स्टेज पर वस्तु सेवा की पूर्ति के स्तर पर मुजरा दिया जाता है। कहने का मतलब समझ में आ गया कि हर एक स्टेज पर, मतलब पूर्ति पर जो कर लिया जा रहा है उसमें क्या कर दिया जा रहा है, क्रेडिट जमा, जो इनपुट क्रेडिट जमा है उसको कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, कंपनसेशन हो जाता है और जो फाइनल जो गुड्स आती है, जो लोगों तक पहुँचती है, उस पर इतना कर का भार नहीं होता है, जो कि पहले उत्पादन के दौरान वैल्यू एडेड टैक्स में हुआ करता था। आ रहा है बच्चों समझ में? यहाँ पर यह है कि पूर्व के स्तर पर जो दिए गए जो कर है उसका जो क्रेडिट है, जो पहले उन्होंने कर दे दिया था मध्यवर्ती वस्तु पर, वो अगली स्टेज पर जो वस्तु सेवा की पूर्ति के स्तर पर क्या होता है, कंपनसेशन कर दिया जाता है, भुगतान उसका कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है, इस प्रकार ये प्रभावी रूप से पूर्ति के प्रत्येक स्तर पर एक मूल्य वर्धित कर है। पूर्ति के प्रत्येक स्तर पर लगने वाला कौन सा कर है, ये मूल्य वर्धित कर है, वैट है। ठीक है, हमारी विशाल एवं तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में कराधार में समता और मूल्य संवर्धित करके सिद्धांतों को सभी वस्तुओं और सेवाओं पर क्या करता है, स्थापित करता है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत विकास कर रही है, बहुत बड़ी है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में पूरे ही देश में एक कर होना एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था में जो पूर्ति है उस पर एक मूल्यवर्धन कर है ये, और हमारे देश में जो कर के जो सिद्धांत है उसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं पर क्या करता है, ये स्थापित होता है। ठीक है बच्चों,
समझ में आ गया वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको आपके अपनी कॉपी में नोट कर लेना। एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो आपसे लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाए या फिर निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है बच्चों, इसके आगे है कि इसने केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के करों, उपकरों की प्रतिस्थापित कर दिया है। क्योंकि हमने बताया कि जो वस्तु एवं सेवा कर है वो पूरे देश में एक ही प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष कर, और पूरे देश में जो है एक ही दर पर इस पर लागू किया गया है। ठीक है, अब जो केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लगाए जाते थे, राज्यों के द्वारा लगाए जाते थे, केंद्र के द्वारा जो भी कर लगाए जाते थे या उपकर लगाए जाते थे, उन सबको क्या कर दिया गया है? एक ही कर में बदल दिया गया, और वो कर है वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, केंद्र द्वारा लगाए गए कुछ कर केंद्रीय उत्पादन कर, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर और कृषि कल्याण कर, स्वच्छ भारत कर, उपकर थे। अब यहाँ पर आपको केंद्रीय द्वारा जो भी कर लगाए जाते थे वो सारे यहाँ पर मेंशन है। कौन कौन से कर लगाए जाते थे? केंद्रीय उत्पादन कर लगाया जाता था, सेवा कर लगाया जाता था, केंद्रीय बिक्री कर लगाया जाता था, कृषि कल्याण कर लगाया जाता था, स्वच्छ भारत उपकर लगाया जाता था। ये सारे केंद्रीय सरकार के क्या है? कर थे, अप्रत्यक्ष कर, जिनको किस में मिला दिया गया है? वस्तु एवं सेवा कर में। इसके बाद हम राज्य सरकार के प्रमुख कर देख रहे हैं, कौन कौन से हैं? वॉट, सेल्स टैक्स, प्रवेश कर, विलासिता कर, चुंगी, मनोरंजन कर, विज्ञापनों पर कर, लॉटरी, बैटिंग, जुआ कर, वस्तुओं पर राज्य कर आदि थे। ये जो सारे जो कर हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा जो वसूले जाते थे, जिसमें आते हैं वॉट, सेल्स टैक्स, प्रवेश कर, विलासिता कर, चुंगी, मनोरंजन कर, विज्ञापनों पर कर, लॉटरी, बैटिंग, जुआ कर, ये जो राज्य सरकार द्वारा जो कर वसूले जाते थे अप्रत्यक्ष रूप से, उन करों को भी क्या कर दिया गया है? वस्तु एवं सेवा कर में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, ये सब एवं वस्तु एवं सेवा में क्या हो गए हैं? समाहित हो गए हैं, क्योंकि पूरे देश में अब एक ही कर प्रचलित है और उसका नाम है वस्तु एवं सेवा कर। आगे बच्चों समझ में कि इसमें केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो लिए जाते थे अप्रत्यक्ष कर, वो सभी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। इसके बाद है वर्तमान में 5 पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवा कर से बाहर रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम पदार्थ में जो 5 पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको वस्तु एवं सेवा कर से क्या रखा गया है? बाहर रखा गया है। लेकिन ये कहा गया है कि समय बीतने के साथ इन्हें भी वस्तु एवं सेवा कर में क्या कर दिया जाएगा? समाहित कर दिया जाएगा। जो भी सेवा कर लागू किया गया था तो इसमें बात की गई कि जो 5 पेट्रोलियम पदार्थ है उनको हटाया जाता है, मतलब उसको शामिल नहीं किया जाता, लेकिन टाइम होने के साथ साथ हम इनको भी क्या करेंगे? वस्तु और सेवा कर में समाहित कर दिया जाएगा। मानव उपयोग के लिए मादक पेयों पर राज्य सरकारें वस्तु और सेवा कर लगाती रहेगी। तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थों पर वस्तु और सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो लग्जरी गुड्स होती हैं, जो कि लोगों के लिए हार्मफुल भी होती हैं, उन पर टैक्स की दरें क्या होती हैं? बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर ये भी है कि तंबाकू, जो मादक पदार्थ हैं, जो कि मादक पेय पदार्थ हैं, उन पर जो कर लगाए हैं वो राज्य सरकारें लगाती रहेंगी, उन पर वस्तु एवं सेवा कर। और जो तंबाकू है या तंबाकू पदार्थों पर वस्तु एवं सेवा कर भी लगेगा, साथ में केंद्रीय उत्पादन कर, ये दोनों कर इस पर लगेंगे। ठीक है, ताकि टैक्स की दर बहुत अधिक रहे। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं तथा वस्तुओं पर 6 मानक दरें, यहाँ पर वस्तु और सेवा कर की 6 मानक दरें तय की गई हैं। कौन कौन सी? 0%, 3%, 5%, 12%, 18% तथा 28%। ये 6 मानक दरें हैं जो कि वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत अलग अलग श्रेणी की जो वस्तुएं हैं उन पे अलग अलग दरें लागू होगी। तो मानक दरें कितनी हैं? यहाँ पर 6, 0%, 3%, 5%, 12%, 8% और 28%। अब ये अलग अलग वस्तु और सेवा के हिसाब से है। जो वस्तुएं जैसे कि हमने बताया आवश्यक वस्तुएं उन पर क्या होती हैं? कर की दर कम होती है, और जो वस्तुएं लग्जरी होती हैं उन पे कर की दर बहुत अधिक होती है। तो इस हिसाब से ये मानक दरें हैं वो तय की जाएंगी कि किस वस्तु और सेवा पर कौन सी दरें लागू होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद है स्वतंत्रता के पश्चात वस्तु एवं सेवा कर देश में सबसे बड़ा कर सुधार है। आपको याद रखना है जो करों के अंतर्गत जो सुधार किया गया है वो सबसे बड़ा कर सुधार स्वतंत्रता के बाद वस्तु एवं सेवा कर ही किया गया है। जुलाई 2017 में 30 जून की मध्य रात्रि को या 1 जुलाई 2017 को संसद के द्वारा देश में लागू किया गया। संसद ने इसको लागू किया, ये भी विधायी प्रावधान है। 30 जो जून है उसकी अर्धरात्रि बोल लीजिए या फिर 1 जुलाई को, तो ये संसद के द्वारा क्या किया गया? इसको लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर को। ठीक है, जो कि हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ा कर सुधार कार्यक्रम है। इसके बाद है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। जो 8 सितंबर 2016 को
क्या हुआ, इसकी जो प्रोसेस है वो हम समझेंगे कि किस तरह से 2017 में लागू किया गया। कि सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। उसके बाद ये संशोधन किया गया। इस संशोधन से संविधान में कौन सी धारा जोड़ी गई, आपको याद रखना है कि कौन सा तो संविधान संशोधन किया गया था इस कर प्रस्ताव के लिए, और कौन सा अधिनियम जो है, कौन सी जो धारा है वो संविधान में शामिल की गई है। तो 246A धारा है वो इसमें शामिल की गई, जिसने संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया। इसके अंतर्गत अधिकार प्राप्त हुआ किसको, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, कि वो वस्तु संसद को और राज्यों की विधानसभाओं को कि वस्तु और सेवा कर संबंधी वो कानून बना सकते हैं। इससे पहले तो अधिकार ही नहीं था इससे कानून बनाने का। 246A धारा के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त हुआ, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 101वें संविधान संशोधन को 8 सितंबर 2016 को, तब जाकर ये 30 जून या 1 जुलाई 2017 को इसको हम लागू मानते हैं। ठीक है, इसके पश्चात वस्तु एवं सेवा कर के लिए GST एक्ट आया, UTGST एक्ट आया और SGST एक्ट पारित किए गए। ये 3 एक्ट वस्तु एवं सेवा कर के तहत पारित किए गए। ठीक है, इसके बाद है अधिनियम, प्रक्रियाएं और पूरे भारत में करों की दरों का माननीकरण हो गया है। अब ये जो अधिनियम है क्या कि कौन कौन से चलेंगे वस्तु एवं सेवा कर में, क्या क्या प्रक्रियाएं चलेंगी, इन सब का पूरे भारत देश में माननीकरण हो गया है। मानकीकरण, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग दरें हैं वो डिसाइड हो गई हैं किस किस पर क्या लगेंगी। इसने वस्तुओं और सेवाओं के आगमन की स्वतंत्रता को सुविधाजनक बना दिया है। इससे क्या हो गया है, जो वस्तुएं और सेवाएं हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो सकती हैं, आसानी से परिवहन के द्वारा आगमन हो सकती हैं। और पूरे भारत में एक कॉमन बाजार का क्या हो गया है, सृजन। पूरे भारत में एक कॉमन बाजार, अलग अलग राज्यों के अलग अलग बाजार, अलग अलग क्षेत्रीय बाजार यहाँ पर खत्म होके पूरे भारत का एक कॉमन बाजार, क्योंकि सभी जो दरें हैं वो क्या है, समान है, तो बाजार भी क्या होगा, समान होगा। वरना हम कहते हैं कि वस्तु यहाँ सस्ती मिलती है, यहाँ महंगी मिलती है, लेकिन अब यहाँ पर जो कर की दरें हैं वो सब जगह समान है, इसीलिए पूरा भारत एक कॉमन बाजार बनकर रह गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य व्यावसायिक लागत और उपभोक्ताओं पर विभिन्न करों के सोपानन के प्रभाव को क्या करना है, कम। वस्तु एवं सेवा कर उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए लगाया गया। उपभोक्ताओं को जो बहुत अधिक कर का भार सहन करना पड़ता था उसके प्रभाव को कम करने के लिए यह दर लगाया गया, और इससे जो लागतें हैं वो भी क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कर सुधार कार्यक्रम है जिसके तहत उपभोक्ताओं को कल्याण के लिए, उपभोक्ताओं के फायदे के लिए ये कर लागू किया गया है। इसने उत्पादन की कुल लागत को कम कर दिया है, जो घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तु सेवाओं को और अधिक प्रतियोगी बनाएंगी। क्या है, जो भारत में वस्तु बनती थी पहले, तो उसमें क्या होता था, हर एक चरण पर क्या होता था, टैक्स देना पड़ता था। तो उत्पादनकर्ता जो भी वस्तुएं निर्मित करते थे वो बहुत अधिक महंगी हो जाती थी। अब वो महंगी हो गई तो वो उपभोक्ता को जो अवेलेबल करवाते थे तो वो भी महंगी होगी। लेकिन ये जब ये कर लग गए वस्तु एवं सेवा कर, तो इससे कर है वो पूरे पूर्तियों पर लगाया जाने वाला कर है। मैंने आपको बताया ITC जो होता है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हो जाता है, तो इससे जो वस्तु जो बन के आती है लास्ट में वो उपभोक्ताओं तक कम कीमत पर पहुंचती है। तो इससे जो विदेशों से आने वाली वस्तुएं हैं उससे हमारे भारतीय वस्तुएं क्या कर पाएंगी, प्रतियोगिता कर पाएंगी। अर्थात पहले क्या होता था, विदेशी वस्तुएं जिनमें कर की दरें वगैरह कम होती थी तो इसलिए भारत में आती थी तो वो सस्ती होती थी, और भारतीय वस्तुएं विभिन्न करों का बोझ उठाती थी तो वो महंगी होती थी, तो आपस में प्रतियोगिता नहीं कर पाती थी। इससे भारतीय बाजार क्या थे, खत्म होने के कगार पे थे। लेकिन अब क्या है, भारत में जब ये वस्तु एवं सेवा कर लगा दिए गए हैं तो भारत की वस्तु भी क्या हो पाएंगी, सस्ती हो पाएंगी। तो विदेशी जो वस्तुएं हैं उनसे क्या कर पाएंगी, यहाँ पर प्रतियोगिता कर पाएंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, और उपभोक्ताओं पर भी कर का बोझ नहीं पड़ेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तु हैं वो भी क्या कर पाएंगी, प्रतियोगिता कर पाएंगी, क्योंकि उत्पादन की कुल लागत यहाँ पर क्या हो गई है, कम हो गई है, वस्तुएं अब सस्ती हो गई हैं। ठीक है, इससे आर्थिक विकास क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% की वृद्धि होगी। यहाँ पर ये माना गया है कि इससे आर्थिक विकास बढ़ेगा, और वस्तु एवं सेवा कर लगा देने से, अर्थात वस्तुएं सस्ती होने से भारत का आर्थिक विकास लगभग 2% बढ़ने की क्या है, संभावना है। कर अनुपालन भी क्या होगा, इससे अधिक होगा। जो कर है लोग नहीं देते हैं, लोग करों की चोरी करते हैं, तो वो भी क्या होगी, उस पर रोक लगेगी, और कर का अनुपालन भी क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि कर अदायगी संबंधी सेवाएं जैसे पंजीकरण है, रिटर्न भरना, कर अदायगी, सभी एक सामान्य पोर्टल www.gst.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। अब जो कर से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें कि आता है कर अदायगी, जो भी सेवाएं होती हैं जिसमें पंजीकरण आता है, मतलब अपना जो पंजीकरण करवा लेना, अपनी जो फर्म है उसका, रिटर्न भरना जो भी ईयरली भरी जाती है, कर अदायगी कितनी आपको टैक्स देना है, सभी को एक
सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध हो गई है। उस पोर्टल का नाम भी आपको याद रखना है www.gst.government.in। इस पर ये सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी, तो जिससे कर अनुपालन भी बढ़ेगा, कर की चोरी भी कम होगी। इसने कर आधार को विस्तृत कर दिया है, मतलब जो भी कर है दिए जाते थे लोगों के द्वारा या उत्पादनकर्ता के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा वहन किए जाते थे, उसको विस्तृत कर दिया है। ठीक है, कर व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता ला दी है। अब एक ही कर हो गया, पूरे भारत देश में एक ही कर प्रचलित है, एक ही प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, तो इससे कर में क्या आ गई है, पारदर्शिता आ गई है। सबको सब पता चलता है कि इस कौन सी वस्तु पर वो जीएसटी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? पहले कौन से कर लग जाया करते थे पता ही नहीं चलता था, तो इससे पारदर्शिता आई है। सरकार और करदाताओं के बीच मानव दखल को कम कर दिया गया है। सरकार और करदाताओं के बीच क्या होता था, बहुत सारे करों के दौरान उपभोक्ताओं को वहन करने पड़ते थे वो कर, अब वो उनके बीच में जो दखल अंदाजी है मानव की, इंटरफेयर है ह्यूमन, वो अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, और व्यवसाय करने की सुविधा को क्या दे रही है, बढ़ावा दे रही है। जो व्यवसाय करने की सुविधा है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है। आगे बच्चों समझ में, तो अभी हमने जाना वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के बारे में, कि किस तरीके से जीएसटी ने सारे जो अप्रत्यक्ष कर है उनको मिलाकर एक बन गया है, और एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जो कि कहते हैं ना पूरे जो देश में है वो एक ही कर लगेगा। तो वो ये एक कर वस्तु एवं सेवा कर है, जिसके बारे में हमने देखा कि अलग अलग मानकीकरण तय कर दिए गए हैं, अलग अलग दरें जो हैं होती हैं, वस्तु किस तरह से लग्जरी है वो लागू की गई है, विभिन्न राज्यों के जो कर है और विभिन्न केंद्रों के कर है उन सबको इस कर में समाहित कर दिया गया है। और वस्तु एवं सेवा कर के क्या तो लाभ है, और वस्तु एवं सेवा कर किस तरीके से जो उपभोक्ता है उस पर जो पड़ने वाले कर के बोझ को कम करता है, इसके बारे में हमने जाना इस वीडियो में। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके पाठ्यपुस्तक के प्रश्न, जिसमें हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उन सबको हम हल करेंगे। तो आशा है कि आप पूरे लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जब पाठ्यपुस्तक के प्रश्न सॉल्व करवाए जाए तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।